Hey guys, welcome to the largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, अगर अपने प्यारे बड़े भैया सुनील भैया को यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सुन पा रहे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। प्लीज राइट भारत माता की जय टू द कमेंट सेक्शन। फटाफट से एक बार भारत माता की जय लिख देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। जल्दी से फटाफट से एक बार पूरे जोश और एनर्जी के साथ सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय, अगर आप अपने प्यारे सुनील भैया को यहां पे देख पा रहे हो और यहां पे सुन पा रहे हो तो। ऑल राइट। केशव, वैष्णवी, आदित्य, आनवी, प्राची, चेतन, अनुष्का, अदिति, रिपुल, सांची, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का दिल से हार्दिक स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई, प्रिय पुत्र सुनील, अका आपका प्यारा प्यारा सुनील भैया। अब सुनील भैया आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? सुनील भाई आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिकल एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। प्रॉब्लम किताब की है कि डायरेक्टली मिक्सचर से स्टार्ट कर रही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जबकि हमें इस चैप्टर में एक छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। मैटर पढ़ा दिया, फिर फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एंड फिर आगे चलते। तो इस प्रॉब्लम को आपके सुनील भैया सॉल्व करते हुए आपको आराम से आगे लेते हुए जाएंगे ताकि आप हर एक बात को समझ पाओ। ठीक है? गुड इवनिंग मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, और आपका दिल से हार्दिक स्वागत है आपके प्यारे बड़े भैया सुनील भैया की क्लास में। क्या बात है सुनील भैया? ऑल राइट सुनील भैया, ऑल राइट। तो आज क्या करेंगे सुनील भैया? आज क्या पढ़ेंगे, है ना? वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम 1,01,000 यानी 1,01,000 बच्चों की ऑर्गेनिक कम्युनिटी बन चुके हैं, क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स की। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगता है कि सुनील भैया की कम्युनिटी बड़ी हो रही है, बच्चों का विश्वास और बढ़ रहा है। 11th-12th की जो हमारी कम्युनिटी है वो लगभग 50,000 स्टूडेंट्स पर पहुंच चुकी है, और 9th-10th वाली जो है दोनों ही रिसेंटली ग्रुप्स हैं, है ना? तो बढ़िया बनते जा रहे हैं और अच्छा बन रहा है, तो मजा आ रहा है काफी ज्यादा, है ना? चलिए, तो पहले बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, और दूसरा बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है? चलो, तो ये टॉपिक्स हमारे आज कवर होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा वार्म अप करना होता है मेरी क्लास में, आप सभी को पता है। और वार्म अप क्या है ये देखिए। आई कैन बी हॉट, आई कैन बी कोल्ड, आई कैन रन, आई कैन बी स्टिल, आई कैन बी हार्ड एंड आई कैन बी सॉफ्ट। ये गाना बन गया ना एक। आई कैन बी हॉट, आई कैन बी कोल्ड, I can run and I can be still. I can be hard and I can be soft. I am found in all three physical states. बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरली, है ना? तो मुझे बताइए ये क्या है? What am I? मैं क्या हूं? हाँ, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। लक्की, रचित, श्रेया, अभिनव, अदिति, वंदना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। बिल्कुल सही बेटा, वाटर। ये वाटर जो होता है ना प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, ये सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, और गैसियस फॉर्मेट में भी मिलता है वाटर, है ना? यानी H2O। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने इसको देखा होगा, ये आपको आइस के फॉर्मेट में मिलता है, तो ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्मेट में, है ना? जब आप ये लिक्विड स्टेट में होता है तो इसको पानी कह देते हो, ये लिक्विड यानी कि तरल अवस्था, इसी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और फिर वाटर वेपर यानी कि गैस, बाप, बर्फ, पानी और बाप, है ना? तो ये बेसिकली गैसियस फॉर्मेट हो गया, है ना? जी सुनील भैया, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस भी होगी कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है ना? कामना करता हूं रिडल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये रिडल आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो जो पानी होता है वो बेसिकली गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, वो बेसिकली बहता है, वो रुक सकता है, वो हार्ड यानी कि जब बर्फ के फॉर्मेट में आएगा तो हार्ड हो जाएगा, और वो सॉफ्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसको इंडिकेट करती है? पानी को इंडिकेट करती है। क्या बात है। आज की क्लास में आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए मैं एक एआई से गाना बना के भी लेके आया हूं, वो गाना चलेगा और आप लोग चीजों को रिवाइज करोगे। क्या बात है, क्या बात है। माफी चाहूंगा दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। देखिए लास्ट क्लास में दोस्तों जब हमने मैटर यानी पदार्थ यानी द्रव्य की चर्चा करी थी बेटा, तो मैंने आपको बताया था इसके दो क्लासिफिकेशंस है।
पहला बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे, अपीयरेंस के आधार पे। और केमिकल क्लासिफिकेशन होता है कि अगर हम मैटर के अंदर कूद जाए और देखें कि मैटर किससे मिलकर बना है, तो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो अगर आप मेरी बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करोगे, सुनील भैया की हाइट कितनी है, सुनील भैया का वेट क्या है, सुनील भैया का कलर क्या है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो जब हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसे पढ़ते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात होती है कि भाई अपीयरेंस के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर के कितने प्रकार है। लेकिन जब हम मैटर के अंदर कूद जाते हैं और देखते हैं वो किससे बना हुआ है, उसके बेसिस पे उसके जो प्रकार है फिर हम वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, डन है। ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है, 100% ये वाली बात हमको क्लियर है। चलो, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारे पास क्या होता है दोस्तों। अब इसमें अगर हम लोग मैटर यानी कि पदार्थ यानी कि द्रव्य के भौतिक गुणों के आधार पे या उसके बेसिकली अपीयरेंस के आधार पे बात करें तो हमारे पास 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिन्हें हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, इसे हम लोग कहते हैं तरल अवस्था और इसे हम लोग कहते हैं गैस अवस्था, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि ठोस, तरल और गैस अवस्था। अब यहां पे जो चीज मैं बना रहा हूं, पहले तो एक बार स्मार्ट बोर्ड पे पूरा फोकस रहे, इसलिए चैट बिल्कुल ही बंद कर देते हैं ताकि आपका फोकस पूरा का पूरा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर रहे, इररिलेवेंट डिस्कशंस में ना रहे। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया कोई चीज सॉलिड स्टेट में है, कोई चीज लिक्विड स्टेट में, कोई चीज गैसेस स्टेट में, यानी कि ठोस, तरल और गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में है। अब यहां पर हम इनको समझने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पर इनको समझने के लिए हमने बॉल मॉडल का इस्तेमाल करा है। कौन से मॉडल का? बॉल मॉडल का, फॉर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बॉल मॉडल में क्या होता है, यहां पे बॉल मॉडल में जो बॉल्स है दैट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आप मेरी बात को समझना, हमने यहां पर क्या किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझने के लिए हम लोग यहां पर बॉल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बॉल मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो छोटी छोटी आप बॉल्स यहां पर देख रहे हो ना, ये छोटी छोटी जो बॉल्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आप समझ रहे हो, ये जो बॉल मॉडल है फॉर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए और गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे छोटी छोटी बॉल्स बना रहे हैं, इन तीनों स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए छोटी छोटी बॉल्स आप देख पा रहे होंगे यहां पे। तो ये जो बॉल्स है यहां पर, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करती है। किसको? पार्टिकल्स ऑफ मैटर को। अब अगर आप यहां पर इन बॉल्स को देखेंगे कि यहां पे जो बॉल्स जो तीनों स्टेट्स को समझा रही है, ये जो बॉल्स हैं जो तीनों स्टेट्स को समझा रही है, इन बॉल्स का अरेंजमेंट देखो। ये बॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर को। तो एक तरीके से पार्टिकल्स ऑफ मैटर का अरेंजमेंट देखो आप। सॉलिड के देखो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास 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 है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से एक दूसरे से क्या है, ज्यादा दूर 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 है। और गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है, दूर है। आप समझ पा रहे हो, सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास 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 है, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, थोड़े से दूर है, और गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ही दूर है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास है, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर है और गैस के पार्टिकल्स तो आपस में बहुत ज्यादा दूर है। तो जो हमारे पास मैटर यानी पदार्थ यानी द्रव्य के फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आएगा। और इन स्टेट्स को समझने के लिए कि इन स्टेट्स में पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे अरेंज होते हैं, यहां पर हमने बॉल मॉडल का इस्तेमाल करा है, जहां पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटी छोटी गेंदों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी गेंदे एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास है, ये गेंदे एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर है, और ये सबसे ज्यादा दूर है। तो एक छोटा सा ऑर्डर यहां पर बनता है, और वो ऑर्डर यहां पर क्या बनता है, इस ऑर्डर पे ध्यान देना। सबसे पहला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि यहां पे ये जो बॉल्स है ये सारी की सारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा?
सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में होगा, इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास हैं। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उसमें थोड़ा सा वीक होगा, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो दूर दूर है वो बेसिकली गैसियस स्टेट के अंदर होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, और सबसे आखिरी में गैस स्टेट में। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण का फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स, यहां पे ऑब्वियसली अट्रैक्शन का फोर्स क्या है, ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में। अट्रैक्शन का फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास है। यहां पे थोड़ा सा कम होगा इसलिए पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, और यहां पे बहुत कम होगा इसलिए पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। मजे की बात बता दूं, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जीरो और नेग्लिजिबल होता है, जीरो या फिर नेग्लिजिबल होता है गैस के केस में। यानी यहां पे गैस स्टेट जो होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, इनके बीच में आकर्षण का फोर्स जीरो होता है बेटा। सबसे पहले आप एक छोटी सी बात समझो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास सॉलिड सब्सटेंस ठोस पदार्थ में है पेन, तो क्या आप पेन के अंदर उंगली डाल सकते हो? क्या इसके आर पार आप उंगली लेके जा सकते हो? क्या इस लैपटॉप के आर पार में उंगली लेके जा सकता हूं? नहीं लेके जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास है, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए मेरा हाथ इसके पार नहीं जाएगा। लेकिन यही अगर पानी हो तो पानी में हम आसानी से हाथ डाल के अपने हाथ को मूव करवा सकते हैं। यानी लिक्विड स्टेट में हमारे पास जो पार्टिकल्स है थोड़े से दूर दूर है, और गैस यानी कि हवा में देखो हम आराम से हाथों को मूव करा सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स और ज्यादा दूर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्निकली जीरो होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगा। देखो सॉलिड स्टेट में क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम होती है, एक दूसरे के आसपास होते हैं। लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इसीलिए डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का फोर्स होता ही नहीं है, इसलिए पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होगा वो गैस के पार्टिकल्स में होगा। यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा गैस में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में, और सॉलिड में सबसे कम होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में, और लिक्विड से ज्यादा गैस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। आपको एक नॉलेज की बात बताता हूं, आपको पता है ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं ये क्यों आती हैं? आपको पता है ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर यहां पर क्यों आती है? व्हाई दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एक्चुअली एग्जिस्ट? कभी सोचा है ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों आती है? सोचो, एक मिनट आंख बंद करो सारे के सारे दोस्त, और सोचो कि ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आती ही क्यों है? ये क्यों आती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसी फिजिकल स्टेट्स आती ही क्यों है? आपको पता है क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है पार्टिकल्स के बीच में। अगर सारे पार्टिकल्स के बीच में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होती ही नहीं, क्योंकि किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी के बीच में वीक है, किसी के बीच में है ही नहीं, इसीलिए अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख देना, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, लिख देना डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर exist because of different magnitude of force of attraction between particles, between the particles। ठीक है ना? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट, यानी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट क्यों करती है? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट ही इसीलिए करती है क्योंकि यहां पर ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट ही इसीलिए करती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। यहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पे थोड़ा सा कम है, और यहां पे सबसे कम है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग है, इसीलिए डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं।
समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है हमारे पास इनटू सॉलिड, इनटू लिक्विड एंड इनटू गैस। ठीक है बेटा, सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई बात? भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है, यानी कि मैटर के अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द अपीयरेंस, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, यानी कि ठोस, तरल और गैस। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन बता देता हूं, मैंने बॉल मॉडल का इस्तेमाल किया जो कि यहां पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी बॉल्स यहां पे जब बहुत ज्यादा क्लोजर हो तो ये सॉलिड्स के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है, जब इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है लिक्विड के पार्टिकल्स को, और जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो इनके बीच में तो ये गैस के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे पार्टिकल्स के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहां पे थोड़ा सा वीक है और यहां पे सबसे ज्यादा वीक है, इसीलिए यहां पे पार्टिकल्स पास पास है, यहां पे थोड़े दूर है और यहां पे सबसे ज्यादा दूर है। छोटी छोटी बातें आपके भेजे में डालने की कोशिश कर रहा हूं, कामना करता हूं आपको समझ में आएगा। किताब ये सारी चीजें अभी पैरामीटर मिस कर चुकी है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, नॉलेज के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर लगभग 22-23 बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर क्लेम होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी, फर्मियानिक कंडेंसेट एंड लॉट ऑफ अदर स्टेट्स। तो इनमें से दो और इंपॉर्टेंट है जो आपकी क्लास जो 9th की पहले वाली बुक थी उसमें थी। तो मैंने खुद से एक वीडियो शूट किया था, उसको मैंने खुद से एडिट किया था प्लाज्मा और बीसी के ऊपर, इसको मैं अपलोड कर दूंगा सुनील भैया क्रिएशंस में, ठीक है ना? हाँ, जो बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या हम उसको घर पे बना सकते हैं, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इसको घर पे बना सकते हैं। आई विल टीच यू हाउ टू मेक द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एट होम। समझ रहे हो? एक क्यूरियोसिटी आ रही है दिमाग में, मैं तुमको प्लाज्मा घर पे बनाना सिखा दूंगा। प्लाज्मा घर पे कैसे बनेगी? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो नॉर्दर्न लाइट्स आपको दिखती है ना, ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स, ये घर पे बनाना सिखा दूंगा आपको। ये प्लाज्मा होती है, ये कैसे घर पे बनेगी ये मैं आपको सिखा दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज सिखा दूंगा। ये वीडियो यहां पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? अपलोड हो जाएगा ये वीडियो, डन है। ऑल राइट, अब एक छोटा सा सवाल करते हैं। देखो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर दिया है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए पार्टिकल पास पास, लिक्विड में थोड़ा कम होता है इसलिए पार्टिकल थोड़े दूर दूर, और गैस में सबसे कम होता है इसलिए पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर होते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की होनी चाहिए। अब इस बेसिस पे a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles, यानी कि आपको कम से ज्यादा के ऑर्डर पे अरेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? सो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। 3, 2, 1, लेट्स गो। सोच समझ के करना। इंक्रीजिंग पूछा है, डिक्रीजिंग नहीं। इंक्रीजिंग पूछा है, डिक्रीजिंग नहीं पूछा है। अगर बेटा सुनील भैया सवाल दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, ये आपको पता है। थोड़ा सोच के आंसर करो। अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? फिर से सोच के करो, फिर से सोच के करो, सोच के सोच के सोच के सोच के सोच के सोच के। A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which of the following represents a correct arrangement? इसमें से कौन सा एक करेक्ट अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, करेक्ट अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी सी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे डी पे भी गए हैं, है ना? समझो, सरयार्थ प्रकाश, जगदीश, दिवित, समर्थ, केतन, युवराज, आरव, ओम, पिंकेश एंड जशवर्या। देखो बेटा आप समझो, समझो सवाल को याद नहीं करना बेटा, समझना है। अब ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? आप थोड़ा सा समझो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? यानी कि पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होगा? गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है, उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है। गैस के पार्टिकल्स में सबसे कम अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, यानी कि
इस ऑर्डर में आपको बताना है, कम से ज्यादा। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें, उससे ज्यादा लिक्विड में, सबसे ज्यादा सॉलिड में, इंक्रीजिंग। तो मेरे दोस्त, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात करनी थी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात करनी थी, है ना? तो ये देखो आप, ये लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, ये गैस और ये गैस, ये तो गलत है। ये गैस, ये सॉलिड और ये हमारे पास लिक्विड, गलत है। ये देखो, ये गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। आप में से बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं, बेटा ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। तो ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के पार्टिकल्स में होता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझने में क्यों दिक्कत आ रही है बेटा, ये बात समझने में क्यों दिक्कत आ रही है? देखो, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में होगा, उसके बाद बेटा लिक्विड के पार्टिकल्स में होगा और उसके बाद बेटा गैस के पार्टिकल्स में होगा ना। ये देखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है बेटा, ये डिक्रीजिंग है ना। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में, उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स में, उसके बाद गैस के पार्टिकल्स में, यानी कि ज्यादा से कम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना बेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। उसने आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है, तो हमेशा सवाल को हमें पढ़ना है, सवाल को पढ़ना है और सोचना है और फिर आंसर करना है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि कम से ज्यादा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें, उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है, इसीलिए पास पास होते हैं। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है, इसलिए थोड़े दूर दूर होते हैं। और सबसे कम गैस के पार्टिकल्स में होता है, इसलिए सबसे ज्यादा दूर होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया। अब अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं जो आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। किताब में ये चीजें क्लियरली मेंशन नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए स्टिल। अब देखो, दो कंसेप्ट्स और आप यहां पर सीखोगे, इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट बातें और सीखोगे। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, अभी इनका मैकेनिज्म क्या है वो जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास बर्फ है, तो बर्फ को अगर मैं थोड़ा गर्म कर दूं तो पानी बन जाएगा, और अगर मैं पानी को और गर्म कर दूं तो भाप बन जाएगी। बर्फ को गर्म किया पानी बनेगा, पानी को गर्म किया भाप बनेगी, यानी सॉलिड को गर्म किया लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म किया गैस बनेगा। भाप को ठंडा किया तो पानी बनेगा, पानी को ठंडा किया तो बर्फ बनेगा। यानी कि सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया तो गैस, गैस को ठंडा किया तो लिक्विड, लिक्विड को ठंडा किया तो सॉलिड। ऐसे ही सॉलिड को गर्म किया तो गैस कभी कभी डायरेक्टली भी बन सकती है, और इसको कूल किया तो कभी कभी डायरेक्टली सॉलिड भी बन सकती है, ये भी पॉसिबल है। सॉलिड में कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्टली सीधा गैस बन जाए। जैसे कपूर है, कपूर को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख दें, कपूर जो होता है ना कैम्फर, उसको रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, अपने आप इवेपोरेट कर जाएगा, मतलब अपने आप सबलाइम कर जाएगा, गायब हो जाएगा। सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में चला जाएगा। अरे भाई, कपूर जो होता है कैम्फर, रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए कैम्फर कपूर को, सबलाइम हो जाएगा, सीधा गैस बन जाएगा। या नेफ्थलीन की बॉल्स, जिसको हम लोग कपड़ों के अंदर रखते हैं ना, मम्मी रखती है कपड़ों के अंदर नेफ्थलीन की बॉल्स, व्हाइट कलर की आती है, या यूरेनल्स जो होते हैं उसके अंदर रखी हुई होती है नेफ्थलीन की बॉल्स, वो भी सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो कभी कभी कुछ चीजें डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है और गैस से सॉलिड भी बन सकती है, ठीक है जी। अब इसमें नामकरण भी है, इनका नामकरण भी है, छोटे छोटे अभी बस नाम जानो, बेसिक्स जानो अभी आप, कि भाई सॉलिड को गर्म किया लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म किया गैस बनेगा, गैस को ठंडा किया लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा किया सॉलिड बनेगा। सॉलिड कभी कभी डायरेक्टली गैस बन सकता है, गैस कभी कभी डायरेक्टली सॉलिड बन सकती है। इतना बेसिक पता होना चाहिए, वेरी स्लाइट बेसिक, ठीक है बेटा? क्लियर है जी? सुनील भैया एकदम भेजे में बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं ना बेटा, ये जो सॉलिड होते हैं, जब ये हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, व्हेन द सॉलिड कन्वर्ट्स टू द लिक्विड, है ना, इस प्रोसेस को, जैसे सॉलिड हमारे पास गर्म करने पे लिक्विड बन गया, तो यानी कि हम कहते हैं कि सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ हमारा पिघल गया, तरल बन गया, यानी सॉलिड पिघल के लिक्विड बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, या फिर इसको कहते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, या फिर क्या कहते हैं? फ्यूजन। क्या बात है बेटा, अगर आपने लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड बनाया
तो क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को अगर हमने डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड अगर लिक्विड बन गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। क्लियर जी। ऐसे ही सॉलिड अगर सुनील भैया हमारे पास डायरेक्टली गैस बन जाए तो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन, हिंदी में कहते हैं उधर्वपातन, है ना। और अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगा तो डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। प्रोसेस का नाम याद करो, सॉलिड से बन गया गैस तो कहेंगे इसको सब्लिमेशन, सॉलिड से बन गया गैस तो कहेंगे इसको सब्लिमेशन, सॉलिड से बन गया गैस तो कहेंगे इसको सब्लिमेशन, गैस से बन गया सॉलिड तो कहेंगे इसको डिसब्लिमेशन या डिपोजिशन, और सॉलिड से बन गया लिक्विड तो कहेंगे इसको मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, सॉलिड से बन गया लिक्विड तो कहेंगे इसको मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, लिक्विड से बन गया सॉलिड तो कहेंगे इसको फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, क्लियर? क्लियर? हाँ। अब असली में गाना भी चलाऊंगा, अभी एआई से गाना बना के लाऊं, चलाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो बेटा, अगर लिक्विड से गैस बन गया या गैस से लिक्विड बन गया तो क्या कहेंगे? गैस से अगर लिक्विड बनता है तो प्रोसेस कहेंगे कंडेंसेशन, गैस से अगर लिक्विड बनेगा प्रोसेस कहेंगे कंडेंसेशन। बचपन में वाटर साइकिल पढ़ी है, पानी जो होता है वाटर बॉडी से इवापोरेट करता है यानी लिक्विड वेपर बनती है, फिर वो वेपर ऊपर जाके ठंडी हो जाती है यानी कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है ना। तो ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। और लिक्विड से गैस में आने के प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इवापोरेशन और एक हमारे पास होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग, एक होता है इवापोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। इवापोरेशन हमारे पास क्या होता है? इवापोरेशन होता है हैपेंस एट a fixed temperature called boiling point। मतलब मेरी बात को सुनना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। कुछ लिक्विड्स, मतलब जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो लिक्विड से गैस बनते हैं। जैसे कि पानी के केस में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम लोग इसी सरफेस पे सी लेवल पे बैठे हुए हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर है जिस पर कि जो हमारा लिक्विड है वो पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इवापोरेशन क्या होता है? हैपेंस एट अ टेम्परेचर, हैपेंस एट अ टेम्परेचर, हैपेंस एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो, लॉजिकली देखा जाए तो दोनों प्रोसेसेस की साइंटिफिक वर्किंग में बहुत डिफरेंस है, लेकिन अभी उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको इतना समझो कि यहां पे अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं, जिसके दो टाइप्स है, एक इवेपोरेशन है और दूसरा हमारे पास बेसिकली बॉइलिंग है। जब भी कोई लिक्विड एक फिक्स टेम्परेचर जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस टेम्परेचर पे अगर वो आ गया तो वो लिक्विड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मजे की बात है, उस टेम्परेचर पे पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होता है गैस में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आपने पानी लिया और जमीन पे ऐसे डोल दिया तो थोड़ी देर के बाद वो पानी गायब हो जाता है। या जैसे हम लोग राजस्थान में क्या करते हैं, घर के बाहर पट्टी लगी होती है, उसमें बैठने के लिए पानी डाल देते हैं, थोड़ी देर के बाद पट्टी ठंडी हो जाती है। या जो सीट होती है गाड़ी की उसके ऊपर पानी डाल देते हैं उस पर बैठने से पहले, गर्मियों के मौसम में। तो वहां पे इवापोरेशन हो रहा होता है। वहां पर भी क्या हो रहा होता है कि पानी जो हमारे पास है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है या गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है ना। लेकिन ये हैपेंस एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे नहीं हो रहा। जैसे मान लो अभी आप जमीन पे पानी डाल दो, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा, ये इवापोरेशन हुआ। लेकिन अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो और वो लिक्विड से गैस बन जाए तो इसे बॉइलिंग कहेंगे। ठीक है, जमीन पे अगर पानी डुला हुआ है थोड़ी देर के बाद खुद ही उड़ जाएगा, दैट इज इवापोरेशन। लेकिन अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट करें और तब वो कन्वर्ट हो तो इसे हम कहेंगे बॉइलिंग। अब इसकी साइंटिफिक वर्किंग में भी डिफरेंस है, लेकिन अभी आपको टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है,
तो लिक्विड से अगर गैस में गए तो वेपराइजेशन, जिसके दो टाइप से, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, और गैस से अगर लिक्विड में आए तो प्रोसेस कंडेंसेशन, सॉलिड से अगर गैस में गए तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में आए तो डीसब्लिमेशन है डिपोजिशन, सॉलिड से लिक्विड में गए तो मेल्टिंग है फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में आए तो फ्रीजिंग है फिर सॉलिडिफिकेशन। क्लियर कट मैंने आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से सिखा दिए हैं। अब देखो इसको अपन रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सॉन्ग। लेट्स रिवाइज द सेम थ्रू अ सॉन्ग। एक गाने से रिवाइज करवा देता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है? चलो एक गाने से रिवाइज करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Listen up, science crew, let's get it straight. Matter states of changes. A rap by Sunil Paya. Solid to liquid, Johnny Melton का game. Fusion भी बोलते हैं same old name. Solid to liquid, Johnny Melton का game. Fusion भी बोलते हैं same old name. Melting, freezing, vaporization. Science का rap, it's a sensation. Sublimation, condensation. States of matter, let's get that education. Liquid to gas वो होता vaporization. दो types है boiling और evaporation. Boiling जब rapid, evaporation slow. Liquid से gas molecules को high flow. अब बात करते हैं liquid से solid. Freezing या solidification, no need to be frigid. Temperature drops से solid form बनेगा. Crystals ये बनेंगे solid phase आएगा. Melting, freezing, vaporization. Science का rap, it's a sensation. Sublimation, condensation. States of matter, let's get that education. Gas से liquid वो है condensation. Cool down करो vapors की transition. Gas molecules so liquid phase आएगा. Condensation से liquid वापस आएगा. Solid से gas वो होता sublimation. Direct phase change, no liquid station. Gas is solid deposition, yeah, the sublimation. Reverse change, solid की reincarnation. Melting, freezing, vaporization. Science का rap, it's a sensation. Sublimation, condensation. States of matter, let's get that education. ये था rap on states, conversion का track. Matter के changes, never look back. Science की दुनिया अब clear है ये. Rap के साथ revision हो गई. हाँ जी दोस्तों, हाँ जी। तो कैसा लगा दोस्तों? कैसा लगा दोस्तों गाना? कैसा लगा दोस्तों गाना? हाउ इज द सॉन्ग गाइज? हाउ इज द सॉन्ग? मजा आया? सभी को मजा आया? सभी को मजा आया? क्लियर है? क्लियर है? तो ऐसे गाने एआई से कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है? ये सारे एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के लिए, ताकि आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके, आपको सही बढ़िया क्वालिटी का एजुकेशन मिले जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, ठीक है? मजा आया? मजा आया? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। किस तरीके से हमने इसको अभी रिवाइज किया, समझ में आ गया होगा। ये सारे नाम आपको याद हो गए होंगे, अभी सिर्फ नाम याद करने हैं। बी फेमिलियर टू द नेम्स, है ना? क्लियर है? मजा आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो ये सारे एफर्ट्स में सिर्फ आपके लिए मार रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी एजुकेशन मिले, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है तो एक बार आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, फटाफट से एक बार आए भैया लगा देंगे कि सुनील भैया आपकी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है, नो इश्यूज विद दिस। आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन फटाफट से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑल राइट, आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। आखिरी में एक और बार चला देंगे ताकि क्लास में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हमने यहां पर खत्म कर दिया है, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को हमने 3 स्टेट्स में डिवाइड किया, मेजरली 3 स्टेट्स में, और भी बहुत सारी स्टेट्स है, मेजरली 3 स्टेट्स का डिस्कशन करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैस स्टेट। अब मैंने आपको बताया कि ये 3 अलग अलग स्टेट्स या मल्टीपल स्टेट्स आती क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है, इसीलिए सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट आती है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और इसी वजह से डिस्टेंस सबसे कम इसके अंदर है, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा ज्यादा है, और गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है? चलो, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। नाउ लेट्स स्टार्ट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर अंदर से किससे बना है, अंदर से किससे बना है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है ना?
किससे बना है। यानी कि जब अभी तक आप बाहर से देख रहे थे मैटर को कि भैया बाहर से जो भौतिक गुण हैं वो क्या है, भैया मैटर के भौतिक गुणों के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने ये बना दिया। लेकिन जब आप मैटर के अंदर जाएं और देखें कि भैया तुम्हारे पास जो पार्टिकल्स है वो कौन से हैं, वो एटम है, एलिमेंट है, आयन है, मॉलिक्यूल है, क्या है, तो जब हम देखें कि मैटर किससे बना हुआ है तो हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। अब ये एक छोटा सा चार्ट है जो मैं हर बार बनवाता हूं बच्चों से, आपसे ही बनवा रहा हूं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमने दो कैटेगरीज में किया है, पहला हमारे पास है प्योर और दूसरा हमारे पास है इम्प्योर। वेरी फर्स्ट इज प्योर, द सेकंड वन इज इम्प्योर। पहला हमारे पास कौन सा है, पहला हमारे पास है बेसिकली प्योर और दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा हमारे पास है इम्प्योर, यानी कि हमारे पास है मिक्सचर्स। तो पहला हमारे पास कौन सा है, पहला हमारे पास है प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंस या फिर बेसिकली मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस का डिफरेंस क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। प्योर सब्सटेंस को मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर करूंगा, टेंशन मत लेना। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर हमारे पास डिवाइड होता है। एक को हम लोग कहते हैं तत्व, यानी कि हम लोग कहते हैं एलिमेंट, और दूसरे को हम लोग कहते हैं यौगिक, यानी कि हम इसको कहते हैं कंपाउंड। एलिमेंट एंड यौगिक। So when we are studying about the chemical classification of matter, it is basically being classified into two types, that is pure and the impure substances or mixture. Pure substances is further classified into two types, element as well as the compound, यानी कि तत्व और यौगिक। अब अगर हम यहां पर एलिमेंट की बात करें तो वो हमारे पास है मेटल, वो हमारे पास है नॉन मेटल, वो हमारे पास है मेटलॉइड और वो हमारे पास है नोबल गैस। मेटल यानी कि हमारे पास होता है धातु, नॉन मेटल यानी कि वो हमारे पास होता है अधातु, मेटलॉइड यानी कि होता है हमारे पास उपधातु, एक एक पढ़ाऊंगा डिटेल में, और ये होता है हमारे पास उत्कृष्ट गैस। अब देखो किताब का फ्लो फॉलो करता तो डायरेक्टली ये पढ़ा देता, ये सब गायब हो जाता, लेकिन ये सब पढ़ाने के बाद ये पढ़ाऊंगा। समझ में आया जी, ये समझ में आया। तो प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस। कंपाउंड हमारे पास है आयोनिक और कोवेलेंट, जिनको हम लोग अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक और होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, क्लास 10th में बताऊंगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी कि सजातीय और विजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण। अब ये एक्चुअल में है क्या, नामकरण तो आपने कर दिया सुनील भाई, आपने नाम तो बता दिया सजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या ये आपको अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर दो तरीके से क्लासिफाई होता है, एज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई होता है एलिमेंट और कंपाउंड में, यानी कि तत्व और यौगिक में। एलिमेंट के टाइप होते हैं धातु, अधातु, उपधातु और उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस। और इसके टाइप हमारे पास है आयोनिक और कोवेलेंट, फर्दर कोऑर्डिनेट भी होता है लेकिन आगे देखेंगे। यहां पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यानी कि सजातीय और विजातीय मिश्रण। अभी सिर्फ नाम देखो, हर एक का नाम का मतलब भी बताऊंगा कि मतलब क्या है, ठीक है। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, इज प्योर सब्सटेंस एनी हाउ रिलेटेड टू मिलावट, प्योर सब्सटेंस क्या किसी भी तरीके से मिलावट से कनेक्टेड है क्या, अडल्टरेशन यानी मिलावट से कनेक्टेड है, हां या ना। क्या प्योर सब्सटेंस जो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं या साइंस में पढ़ रहे हैं उसका कहीं पर भी कोई रिलेशन मिलावट से है क्या, मिलावट से है क्या, हां या ना, हां या ना, हां या ना। हर एक बात आपको डिटेल में पता लगेगी, भेजा खुल जाएगा, कहोगे भैया मजा आ गया। अभी तो पूरे साइंस के वन शॉट भी आएंगे सुनील भैया के, सुनील भैया साइंस के यूट्यूब चैनल पे, तो और आपको मजा आएगा, पर अभी यहां पर इनके मजे लो आप, ठीक है। सोचना स्टार्ट करो, स्टार्ट थिंकिंग कि प्योर सब्सटेंस क्या किसी भी तरीके से अडल्ट्रेशन से रिलेटेड है। नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं, साइंटिफिक लैंग्वेज में सोचना। इज प्योर सब्सटेंस एनी हाउ रिलेटेड टू अडल्टरेशन, यानी कि क्या मिलावट से कहीं पर भी लिंक्ड है क्या। सोच के देखो ना मेरे दोस्त, सोच के देखो, सोच के देखो। नो यस, नो यस, नो यस, नो यस, नो यस।
यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो 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 यस 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 नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो नो यस नो यस नो यस इट्स प्योर सब्सटेंस एनीहाउ रिलेटेड टू अडल्टरेशन। तो करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्योर सब्सटेंस किसी भी तरीके से अडल्टरेशन से रिलेटेड है नहीं, नहीं, नहीं। रेहांशु, ओम, दिवित, सरयार्थ, जगदीश, हितार्थ, दिव्यांशु, पवन, श्याम एंड प्रखर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन डिटेल। मैं चाहता हूं आप लोग डिटेल में इस बात को सुनो और समझने की कोशिश करना। देखो भैया एक बॉक्स बनाया यहां पे मैंने, है ना। अब देखो मैं पहले बात करता हूं नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज की। नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज यानी कि जिसमें साइंस नहीं हो, साइंस नहीं हो। जैसे हमने पढ़ा था, हम डेली लाइफ में साइंटिफिक टर्म्स को यूज करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन बहुत सारे टर्म्स को जब हम यूज कर रहे होते हैं वो साइंटिफिकली गलत होते हैं। कैसे, अब आप समझना। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, जिसमें जिसमें मिलावट मिलावट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो वो बेसिकली प्योर सब्सटेंस। क्या कहना क्या चाहते हो सुनील भैया? मैं कहना यह चाहता हूं, अगर आप किसी भी नॉन साइंटिफिक बंदे से जाके पूछोगे कि प्योर क्या होता है, तो वो कहेगा जिसमें मिलावट ना हो वो प्योर हो जाता है, जिसमें मिलावट ना हो वो प्योर हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूध वाले भैया आए, है ना, तो वाटर इन मिल्क यानी कि आपने दूध में पानी डाल दिया, या नो वाटर इन मिल्क, नो वाटर इन मिल्क, है ना। यहां पे मिलावटी दूध, मिलावटी दूध, और ये बिना मिलावट वाला, बिना मिलावट वाला, बिना मिलावट वाला। तो आपको पता है जो नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज वाले हैं वो बोलेंगे कि अगर पानी में आपने दूध में पानी डाल दिया तो मिलावटी दूध है, लेकिन अगर आपने दूध में कोई पानी नहीं डाला तो बिना मिलावट वाला दूध, यानी कि ये प्योर मिल्क हो जाएगा, नॉट प्योर। लेकिन मेरे दोस्तों ये नॉन साइंटिफिक भाषा में सही है, साइंस की लैंग्वेज में बिल्कुल भी गलत है। अगर आप सुनोगे समझोगे तो आपको क्या लगेगा, कोई भी इंसान जिसको साइंस के बारे में नॉलेज ना हो वो क्या बोलेगा, जिस चीज में मिलावट ना हो वो बेसिकली प्योर होता है। जैसे कि दूध वाले भैया ने अगर क्या कर दिया, दूध में पानी डाल दिया, ना 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 मिलावटी दूध नहीं लेंगे, प्योर दूध चाहिए, प्योर दूध, बिना पानी वाला दूध चाहिए, प्योर प्योर प्योर। अब अगर कोई साइंटिफिक बंदा होगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है। अब आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताता हूं, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक आदमी क्या बोल रहा है, एक आदमी ये बोल रहा है कि अगर आपने दूध में पानी मिला दिया तो वो प्योर नहीं है, हमें तो सीधा प्योर दूध चाहिए। अभी कभी दूध प्योर होता है क्या? दूध प्योर होता है? साइंटिफिक भाषा में अगर आप देखोगे तो मिल्क खुद से ही मिक्सचर है, एक मिश्रण है। मिल्क इज अ मिक्सचर यानी कि मिश्रण है। दूध के अंदर एक्चुअल में पता है क्या होता है, दूध के अंदर पहले ही पानी होता है, दूध के अंदर फैट होता है, दूध के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एटसेट्रा। तो दूध तो पहले से ही मिश्रण है, ये तो पहले से ही मिश्रण है। तो ये सारी की सारी बातें ही हमारे पास क्या है, गलत है भाई। तो प्योर सब्सटेंस का साइंस में एक्चुअल में क्या मतलब है? देखो अगर आप साइंस को हटा दो, थोड़ी देर के लिए साइंस को हटा दो, तो प्योर का मतलब क्या है, जिसमें मिलावट ना हो वो बेसिकली प्योर, और जिसमें मिलावट हो वो बेसिकली प्योर नहीं है। ये तो नॉन साइंटिफिक। साइंटिफिक लैंग्वेज में देखो तो मिल्क तो पहले से ही मिश्रण है, पानी का, फैट्स का, प्रोटीन का। दूध के अंदर क्या होता है, पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वे और केजीन प्रोटीन होता है, लेक्ट एल्ब्यूमिन करके इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, ये सारी चीजें हैं दूध में। तो दूध तो पहले ही मिक्सचर है। अब हम दूध को क्या बोल रहे हैं, सोचो, हम दूध को बोल रहे हैं मिलावटी दूध और बिना मिलावट वाला दूध। तो प्रॉब्लम क्या है, साइंस में जिस चीज को हम प्योर या इम्प्योर बोलते हैं उसकी डेफिनेशन अलग है एज कंपेयर टू द डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपके हिसाब से अगर किसी चीज में मिलावट है तो वो प्योर नहीं है, और जिसमें मिलावट ना हो वो बेसिकली प्योर है। लेकिन साइंस इस तरीके से काम नहीं करती। साइंस की डेफिनेशन प्योर के मामले में कुछ और है, कुछ और डेफिनेशन है प्योर की। और वो डेफिनेशन प्योर की क्या है वो आप समझो। प्योर की डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
किसी भी सब्सटेंस जिस पार्टिकल और कणों से मिलकर बना है वो सारे के सारे सेम हो, वो सारे के सारे सेम हो, इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। और ये पार्टिकल्स को हम धीरे धीरे डिफाइन करेंगे एज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। जब भी कोई चीज एक ही प्रकार के या तो एटम से मिलकर बनी हो, एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बनी हो, या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो, वो प्योर सब्सटेंस, दैट्स इट। सीधा सा सरल सा, कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जब एक प्रकार के, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, एक प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, एक प्रकार के कणों यानी कि पार्टिकल्स से मिलकर बना हो, खत्म बात। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। वी विल कॉल दिस एज द प्योर सब्सटेंस। इसे हम लोग कहेंगे प्योर सब्सटेंस, इसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब भी कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से यानी पार्टिकल से मिलकर बना हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक अगर एक ही प्रकार के कणों से यानी पार्टिकल से मिलकर बना हो तो उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है? When all constituent particles यानी कि atoms, ions और molecules of a substance are same in the chemical nature, that is chemically homogeneous, it is said to be a pure substance। यानी प्योर किसको बोलेंगे? सोचो, प्योर किसको बोलेंगे? जब भी कोई चीज एक ही प्रकार के या तो एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, उसे हम लोग कह देंगे प्योर, यानी कि प्योर सब्सटेंस। समझ गए जी? समझ गए? अब यहां से कूदते हैं हम लोग एटम के अंदर। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बंदर? अगर समझ में आ गया तो लिख दो आए भैया। प्यारे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया? आ गया। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस, दूध जो होता है एक्चुअल में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसको आप आगे समझेंगे। ठीक है? वो दिखता होमोजीनियस है, होता हेट्रोजीनियस है। जैसे संसार में लोग होते हैं ना, वो दिखते कुछ और है, होते कुछ और है, बिल्कुल वैसा। समझ में आया? आगे चल के बताऊंगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलॉइड की कैटेगरी में आता है दूध। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, उसके पीछे कारण भी है कि वो होमोजीनियस दिखता है, उसके पीछे एक इमल्सिफाइंग एजेंट है जो उनको यूनिफॉर्मिटी दे देता है। वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट से करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। आपको अगर मेरा वो एक्सपेरिमेंट याद हो कि तेल और पानी की मैंने दोस्ती कराई थी लाइव लॉन्च में डिटर्जेंट डाल के, ऐसे ही बेसिकली पानी के अंदर जो फैट या प्रोटीन्स हैं वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो उसके अंदर लैक्ट एल्ब्यूमिन इनको मिक्स करता है। जैसे डिटर्जेंट ने तेल और पानी को मिक्स किया था, वैसे ही लैक्ट एल्ब्यूमिन इनको मिक्स कर देता है। ऐसा सेम सेम केस है। नहीं आएगा तो आगे आ जाएगा, टेंशन मत लो, अभी टेंशन मत लो इस बात पे। ठीक है, आ जाओ। यानी यहां तक हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में एक प्योर सब्सटेंस होता है और दूसरा इम्प्योर होता है। प्योर सब्सटेंस का बेसिकली मतलब होता है जब भी कोई चीज एक ही प्रकार के एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो, उससे बेसिकली प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है? अब हमारे पास एक टर्म आता है एटम। एटम शब्द किसने दिया? एटम शब्द किसने दिया? डेल्टन ने दिया। ठीक है? द वर्ड एटम वॉज कॉइन्ड बाय जॉन डेल्टन in around 1803, which is derived from a Greek word atmos, which was given by Democritus in 400 BC। आपको लास्ट क्लास याद है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रेटिस, जिन्होंने क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले मैटर और एटमॉस के बारे में बात करी थी कि अगर हम मैटर को कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उस स्टेज का नाम एटमॉस है ना? एटमॉस है। उसी एटमॉस से इन्फ्लुएंस होकर जॉन डेल्टन ने एक टर्म दिया एटम। तो आज का जो वर्ड एटम है ये बेसिकली एटमॉस शब्द से डिराइव हुआ है, और ये शब्द डेल्टन ने एटम शब्द 1803 में दिया था, इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्ड एटमॉस व्हिच वाज गिवन बाय डेमोक्रिटस इन 400 BC। है ना जी? अब यहां से एटम की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये तो इसकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है ना? ये तो पुरानी अंडरस्टैंडिंग है ना? मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग हमारे पास एटम की क्या है? दिस इज बेसिकली द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम। व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम? ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम है, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम।
अब ये चीज क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए एक दीवार बनाएंगे, आप और मैं मिलके एक दीवार बनाएंगे। तो सारे नीवियंस मेरे पास उठ के आएंगे, अरे सुनील भैया क्या हाल है, मैंने कहा बढ़िया 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 भाई। कह रहे क्या रहे सुनील भैया, मैंने कहा हाँ। कह रहे सुनील भैया एक दीवार बनाने का मन कर रही हो, मैंने कहा बार कई कई बनाना, क्या भाई साहब कई बनाना, क्या दीवार बनानी, लाल कलर की दीवार बनानी भाई साहब, लाल कलर की दीवार बनाने का मन कर रहा है। मैंने कहा अच्छा 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं कहा फिर चालू करें क्या वहां, मैं कहा लाल कलर की ईंटें कहां है, कह रहा लाल कलर की ईंटें हम ला रहे हैं सुनील भाई टेंशन मत लो। मैं कहा ठीक है लाओ। तो ये सारे के सारे लाल कलर की ईंटें ले आए, क्या ले आए, लाल कलर की ईंट लेके आ गए कि चलो भैया चलो जल्दी से ईंटें लगाते हो दीवार बनाते हैं। मैं कहा ठीक। अब देखो भैया मैंने एक ईंट लगाई, फिर सीमेंट लगाया, फिर ईंट लगाई, फिर सीमेंट लगाया, ईंट लगाई, इनके बीच में सीमेंट लगाया, फिर ईंट लगाई, फिर सीमेंट लगाया, ईंट लगाई और सीमेंट लगाया, ईंट लगाई, सीमेंट भरा इनके बीच में और ईंट लगाई और सीमेंट भरा, इनके बीच में सीमेंट भरता जा रहा हूं मैं। फिर ऐसे मैंने इसके ऊपर लगाई ईंट, बीच में सीमेंट भर दिया, फिर ईंट लगाई, फिर सीमेंट भर दिया, ईंट लगाई, 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 सीमेंट भर दिया और ईंट लगा दी। ऐसे करते 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 लाल कलर की ईंटों को जोड़ते 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 पूरी दीवार बना डाली। और नीवियंस भी लाइक हैप्पी सुनील भैया मजा आ गया। अब भैया इधर हम लिख देंगे नीवियंस ओपी, क्या लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे नीवियंस ओपी। तो एक बार कमेंट में सारे छात्र लिख देंगे नीवियंस ओपी, एक बार सारे के सारे लिख देंगे नीवियंस ओपी इन द कमेंट सेक्शन, सारे के सारे लिख देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सुनील मिस्त्री कोई दिक्कत नहीं है। नीवियंस नीवियंस ओपी इनटू द कमेंट, चैट फ्रीज हो गई। सुनील भैया मजदूरी करना सिखा रहे हैं, बेटा मैं आपको मेहनत करना सिखा रहा हूं। और काम कोई भी हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। कोई भी काम इस संसार में छोटा नहीं है, इंसान की सोच छोटी है। समझ में आया, कोई भी काम, कोई भी काम इस संसार में छोटा नहीं, सब काम इक्वल हैं, सब काम भगवान के दिए हुए हैं, हर इंसान को एक किरदार दिया गया निभाने के लिए। तो ये मत सोचो कि अरे भैया हमसे मजदूरी करवा रहे हो, कोई काम छोटा नहीं है, हर काम प्रभु का काम है और हर काम इज्जत वाला काम है, मेहनत का काम है। जिस काम में मेहनत हो वो काम इज्जत का है, जिस काम में बेईमानी हो उसमें इज्जत मत करो, मेहनत के काम में इज्जत करो, मजदूर की इज्जत करो, बिल्कुल दिल से इज्जत करो। आज वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इसीलिए आपके भवन और इमारतें खड़ी हो पा रही है भैया, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। और आप बड़े ब्लेस्ड हो मेरे भाई कि आपके माता पिता के पास इतना पैसा है कि आप पढ़ाई कर पा रहे हो। उनके पास पैसा नहीं है तो मजाक मत उड़ाओ, है ना। उनके पास पैसा होता तो वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते, शिक्षा ग्रहण कर रहे होते, है ना। तो ऐसे मस्ती में किसी का मजाक उड़ाना गलत है। भगवान कहते हैं कि सबको जो दिया है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो शरीर का रंग हो, चाहे वो शरीर मोटा पतला काला गोरा हो, चाहे उसका काम हो, सब मैंने दिया है। आप तो सीधा उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, ये मत करो, ठीक है ना, ये मत करो। किसी भी काम को आज आप याद रख लो, देखो बेटा ये साइंस तो मैं आपको सिखाई दूंगा, इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूं। जितने भी आप नीवियंस मेरे से पढ़ाई कर रहे हो ना, साइंस तो मैं आपको सिखाई दूंगा। एट द एंड आप कहोगे भैया ने हमको साइंस एकदम फील करवा दी, हमें मजा आ गया, है ना। पॉइंट ये कि एथिक्स सीखना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो कभी भी किसी को किसी के काम से जज मत करना कि अरे यार ये छोटा काम है बड़ा काम है। काम कभी छोटा नहीं होता। तुम्हारा जिंदगी का समय तुमसे पूछ के नहीं आएगा कि तुम्हें क्या काम करना है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे को चाय की दुकान लगानी है, लोग कहते हैं अरे चाय की दुकान, मैं कहता हूं काम कोई छोटा नहीं होता भैया। चाय की दुकान लगाने का मन है, लगाएंगे, उसमें कोई कोई गलत काम कर रहे हैं क्या। मेहनत से चाय बनाएंगे और लोगों को पिलाएंगे, है ना। इंडिया रन ऑन चाय। हाँ सिगरेट नहीं बेचेंगे वहां पे क्योंकि वो हम पीते नहीं ना, हम पिलाएंगे, तो चाय पिला देंगे भैया, है ना। तो काम कोई छोटा नहीं है भैया। आपके दिमाग में अगर ये सोचो कि अरे भैया ये काम छोटा है ये काम बड़ा है, गलत बात। और मैं आपको आज बता देता हूं, आप में से पता नहीं कितने लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, करते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपका थॉट प्रोसेस है। तो जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे उनसे पूछना, सैटर्न करके एक प्लैनेट होता है शनि। शनि ये देखता है कि आप अपने से कमजोर लोगों से कैसे बिहेव करते हो, कोई गार्ड है, कोई मजदूर है, कोई मेड है, आप उनसे कैसे व्यवहार करते हो, क्योंकि वो आपके असली चरित्र को दिखाता है। कोशिश करिए उनसे अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, उन्हें बराबर ट्रीट कराएं, इक्वल ट्रीट कराएं, है ना। उनके पास अगर कोई चीज नहीं है तो उनकी किस्मत थी, वो वहां पे पैदा हुए,
है ना। चॉइस नहीं होती किसी की, किस्मत थी। चॉइस से कोई इंसान ये नहीं बोलेगा कि मुझे काम करना है, पर मैं ये मानूंगा हर काम बराबर, हर काम भगवान का करो। तो सुनील भैया, जैसा बच्चों ने कहा कि सुनील भैया मिस्त्री सुनील भैया, तो मिस्त्री सुनील भैया को कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो सुनील भैया जो है वो मिस्त्री बनते हैं एक दिन के लिए, है ना। और क्योंकि बच्चों ने कहा है तो हम बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे लिए तो सारे काम बराबर है भैया। मेरे खुद के घर में मेरे बाबा पहले कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, मतलब घर वर बनाते थे, तो मैं उनके साथ जाता था ऐसे तराई करने के लिए। तराई होती है ना, तराई पानी देना होता है, और जो दीवार वीवार बनती है तो उसको तराई करते हैं ना, मतलब फट जाएगा सीमेंट, बाहर आ जाएगा। और मेरे को तो बड़ा मजा आता था ऐसे कड़ची लेके और उसको ऐसे लगाने में। तो अपन ने तो किया भी, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब काम बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब काम भगवान के काम, सब काज भगवान के। आप भगवान बोलिए, आप अल्लाह बोलिए, आप वाहेगुरु बोलिए, आप जीसस बोलिए, सब काम उनके हैं, सब काम अच्छे हैं। तो मान लीजिए अपन ने लाल कलर की ईंटों की सारी दीवारें यहां पर लगाई, मतलब ईंटें लगाई, 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 सारी की सारी लाल कलर की ईंटों को जोड़ा। और मेरे दोस्तों यहां पर इनको जोड़ने के बाद एक लाल कलर की दीवार यहां पर बन चुकी है, एक रेड वॉल यहां पर रेडी है, ठीक है ना। एक लाल कलर की जो हमारे पास वॉल है मेरे दोस्तों, ये यहां पे रेडी हो गई। अब बेटा यहां पे ये जो वन रेड ब्रिक है, अब समझना, वन रेड ब्रिक है, ये क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा एलिमेंट और एटम। और रेड वॉल क्या है, रेड वॉल क्या है, ये दोनों चीजों से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एक लाल ईंट है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एटम को। और ये लाल कलर की बहुत सारी ईंटों को जब आपने जोड़ा तो ये जो पूरी दीवार बनी, इसको बेसिकली कहते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में खरा उतरता है? एलिमेंट एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। तो मेरे भाई एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना है ना, एक ही प्रकार के एटम से बन गया, तो ये क्या एक प्योर सब्सटेंस है? 100% एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब कोई भी चीज जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी हो, अगर वो पार्टिकल सारे के सारे एटम्स हो, ये देखो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, तो ये हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। और ये एलिमेंट एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है। तो ये जो एक लाल ईंट है, ये हमारे पास एटम होगी, और ये पूरी लाल कलर की ईंटों की दीवार हमारे पास एलिमेंट होगी। तो अब यहां से हम लोग एटम और एलिमेंट को समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा फील लेते हैं। एटम की करंट डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो एलिमेंट है ना बेटा, ये एलिमेंट जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, वो ये इकलौता एटम भी शो कर सकता है। यानी इस पूरी दीवार का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एक ईंट है, यानी कि एक लाल कलर की ईंट। यानी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एक एटम है। तो एटम का मतलब होता है एक ऐसी एंटिटी एलिमेंट की जो सबसे छोटी एंटिटी हो एलिमेंट की, और जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करे, उसे एटम कहते हैं। यही यहां पे मैंने लिखा है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट शोज ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि ये सबसे छोटी यूनिट है एलिमेंट की जो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने का दम रखती है। ये इस एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है। अरे मेरे भाई, ये जो है इस एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करती है। क्या बोला मैंने? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट शोज ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। इसे एटम कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूं? देखो फिर से सोचो, ये लाल कलर की ईंटों से हमने जोड़ के एक दीवार बनाई। एक लाल ईंट एटम को रिप्रेजेंट करती है, तो ये लाल कलर की ईंटों से जुड़ के जो पूरी दीवार बनी, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है ना? हाँ। तो क्या हमारा एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है? हां, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का मतलब है एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनने वाला। ये एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है ना, एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है ना। यहां पे मैं रेड वॉल को एलिमेंट के समान मान रहा हूं और एक रेड ब्रिक को एटम के समान मान रहा हूं। तो एटम
जो है एक ही तरीके के एटम्स अगर मिले तो एलिमेंट बना, तो क्या एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है? हाँ, एक ही तरीके के एटम से मिलकर बन रहा है। अब एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा, एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर, जैसे मैं बैक बेंचर था दोस्तों, अपन मस्ती भी फुल ऑन कर रहे थे, पढ़ाई भी फुल ऑन कर रहे थे, अपन पीछे बैठते थे। अब मान लीजिए अपन लोग पीछे बैठ के आवाज निकालते हैं टीचर को डराने के लिए, अपन पीछे मान लो 20-30 लड़के बैठते हैं, ठीक? या मान लो ये पीछे वाली रो है, ये वाली, ये पूरी पीछे वाली रो है, ये बैठी है, हम चिल्ला रहे हैं, टीचर मुड़े हम चुप, जैसे टीचर पढ़ाए टीचर मुड़े अपन चुप। अभी क्या हुआ, हम लोग चिल्लाना चालू किए, ठीक है, टीचर मुड़ा, हम सब चुप हो गए। अब हम सबने डिसाइड किया एक को फंसा देते हैं, मजा आएगा, ठीक? अब क्या है, जैसे चिल्लाने की बारी आई, कोई चिल्लाए नहीं, वो अकेला चिल्लाया, टीचर मुड़ा, पकड़ लिया टीचर ने। वो टीचर ने क्या किया, इस इकलौते बालक को लेके, ये मान लो या ये मान लो, कोई भी एक जगह से मान लो, इस बालक को लेके प्रिंसिपल के पास गई। वो जो लड़कों का एक ग्रुप है जो पीछे बैठ के चिल्लाता है, उसको लेके उनमें से एक बच्चे को बाहर ले गई और प्रिंसिपल साहब के सामने जाकर खड़ा किया कि इसके पूरा ग्रुप यहां पीछे बैठ के चिल्लाता है। तो प्रिंसिपल ने कहा, भैया कैसे चिल्लाते हो, एक बार बताओ। तो उसने कहा, सर बताऊं, पक्का बताऊं? कि हाँ हाँ बताओ। तो ऐसे चिल्लाते हम सब। तो मेरे को एक बात बताओ, वो पूरे ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज वो एक बंदा दे सकता है ना? वो पूरा ग्रुप क्या मस्ती करता है वो इकलौता बंदा बता सकता है ना? कि हम ऐसे चिल्लाते हैं, हम पीछे से ऐसे रॉकेट मारते हैं, हम ऐसे पेपर बॉल बना के किसी को मारते हैं, ये सारी बातें बता सकता है ना? यही केस एटम में है कि ये सारे के सारे एटम्स हमारे पास सेम है ना एलिमेंट के अंदर। तो इस एलिमेंट की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एटम शो कर सकता है। तो एटम को डिफाइन कैसे करते हैं कि एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा जो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है, उसे एटम कहेंगे। और बाकी एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है। एटम शब्द को सबसे पहली बार बोलने वाले आदमी का नाम क्या था? इट वॉज अ टर्म विच वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1616। रॉबर्ट बॉयल ने 1616 में सबसे पहली बार एलिमेंट शब्द को कॉइन करा था, ठीक है? तो यहां से हमारे पास ये टर्म आता है एलिमेंट, एंड एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है। चलो डन है। यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लगा दो, एक बार आए भैया का नारा मेरा हर बच्चा है प्यारा। आए भैया, मजा आ गया? अरे क्लास में मस्ती वस्ती किया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सुनो, मस्ती वो करना जो कभी किसी को ऐसे, जैसे होता है ना, अभी जैसे तुमने बोला कि भैया मिस्त्री हो, ऐसे हर्ट ना हो। हर काम हर चीज बराबर है, मस्ती फुल ऑन करो, क्लास में आवाजें निकालो और मस्ती करो, पढ़ाई भी एकदम जोरदार तरीके से करो। पढ़ाई में एकदम तुम A1 हो तो मस्ती भी A1 तरीके से करना। ये नहीं कि सिर्फ हम मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई तो बिल्कुल कल ही नहीं है, ये बिल्कुल मत करना। खेलो, खेलने में एकदम आगे रहो, जाओ फिजिकल स्पोर्ट्स में जाओ, खेलो, बहुत अच्छे से खेलो, बहुत अच्छे से मस्ती करो। ऐसी मस्ती करो कि भैया पड़ोसी जब तुम्हारा रिजल्ट देखे तो उनको विश्वास ही ना हो। मेरा 10वीं का रिजल्ट है, अखबार में फोटो आया, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा। लोग कह रहे कि सन्नी है, वो सन्नी, वो तो इतनी मस्ती करता है, वो तो इतना परेशान करता है सारे बच्चों को, वो वही ना जो लोगों से लड़ता भिड़ता रहता है। अच्छा, उसका अखबार में फोटो आया, लगता है कहीं पेपर वेपर तो लीक नहीं हो गया। तो अपना जब रिजल्ट आया, अखबार में फोटो आई ना, लोग ऐसे हो गए थे, कह रहे सन्नी, सन्नी का रिजल्ट आया, सन्नी टॉप कर रहा। तो ऐसा होना चाहिए जीवन में, इतनी मस्ती करो, इतनी मस्ती करो, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी करो। मस्ती के साथ पढ़ाई करो, पढ़ाई फील करने के लिए करो, एंजॉय करने के लिए करो। डू अ लॉट ऑफ स्टडी बट डू अ लॉट ऑफ मस्ती एज वेल। मस्ती खूब होनी चाहिए, खेलो, मस्ती करो, ताबड़तोड़। मस्ती करोगे तो सीखोगे। समाज और संसार को अगर सीखना है तो मस्ती बहुत करो, ठीक है ना? मस्ती खूब होनी चाहिए। जैसे मैं अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाता था, अमरूद के पेड़ पे चढ़ गया था, है ना?
जामफल तोड़ने के लिए। नीचे मेरी दोस्त होती अंशुल, उसको देता था, लो अमरूद लो अमरूद लो। एक बार कूदा जो उसकी टाट पे कूदा जो मेरा हाथ ही टूट गया। निम्बोलिया के पेड़ पे चढ़ जाता था, लोग घर में कूद के गुलाब तोड़ के लेके आता था। बहुत मस्ती करते थे अपन, बहुत बहुत ज्यादा। बिलवाड़ा में आज भी जाओगे कहोगे वो सन्नी भैया, कह रहा पता नहीं वो लड़का इतना पढ़ने में कैसे तेज, बहुत मस्ती करता है। मेरे पापा को ये कहते थे, ये पढ़ता कब है, कहीं पेपर तो नहीं निकाल के ले आता है ना। तो मस्ती बहुत होनी चाहिए। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी ऐसी मस्ती करते थे हम, चैलेंज देते थे एक दूसरे को। मतलब वो होती है ना पुतम पुताई जो आप लोग करते हो, उसमें कर दिया। अब मान लो अगर मेरा आ गया कि मैं इकलौता बाहर निकला, अब मेरे को किसी भी घर के अंदर से जाके गुलाब तोड़ के लेके आना है। पहले तो घर ढूंढेंगे, तो हम लोग रहते न्यू हाउसिंग बोर्ड, हम जाते थे वैभव नगर। वैभव नगर में नए नए घर बने, वहां पे गुलाब के फूल लोगों ने लगाए। अब उस घर के अंदर से कूद के गुलाब लेके आना भैया। एक बार मेरे साथ स्कैम हो गया। अंकल जी ने क्या किया, घर की जो दीवार है वो बाहर से तो इतनी छोटी बना दी, यूं बाहर से छोटी बना दी। जो मेरा एक दोस्त था अजगर बोल रहा हूं, अग्रज और अनुज। तो भैया मैंने बोला कि यार तू साइकिल तैयार रखना, मैं दीवार से कूद के अंदर जाऊंगा, ठीक, गुलाब तोड़ के बाहर आऊंगा, अपन भग जाएंगे, मैं जीत गया, आज का चैलेंज ओवर। क्या ठीक, वेरी सिंपल। भैया ऐसा स्कैम हो गया, दीवार जो थी बाहर से तो ऐसी और अंदर से उन्होंने इतना गहरा बना रखा। मतलब पता नहीं उनको कैसे पता, अंदर इतना गहरा, बाहर से तो दीवार छोटी सी और अंदर कूदो तो जमीन नीचे। अब भैया अपन तो छोटे से ही, अपन 5 फुटिया भी नहीं थे तब, अपन दीवार पे चढ़ गए बंदर की तरह, कूदे जोश जोश में। कूदने के बाद समझ में आया दीवार इतनी लंबी कैसे हो गई, अंदर से दीवार लंबी। अब मैं कूदा तो जोर से आवाज आई, धम। अंकल जी आ गए पीछे। अब उन्हीं के घर में, अपन उनके घर में ऐसे भाग रहे, वो वाइपर लेके दौड़ रहे अंकल जी। इधर से आंटी जी ने मेरे को पकड़ लिया, वो दोनों के दोनों अंदर ले गए और क्या भाई जब पुलिस को बुलाओ। और मैंने कहा अंकल जी पुलिस को मत बुलाओ, मैं तो यहीं पास में ही रहता हूँ। कह रहा नहीं पुलिस को बुलाओ, चोर है चोर, ये चोर आया हमारे घर में, आज चोरी करने आया। मैंने कहा अंकल जी मैं तो गुलाब लेने आया था। कह रहा गुलाब की भी चोरी होती है, पुलिस को बुलाओ। मैंने कहा अंकल जी मैं तो छोटा टावर हूं, पुलिस को बुला कई करोगे भैया, अब आसान ना करो भाई साहब। तो फिर क्या किया, मेरे घर का नंबर था 250666, क्या वो मेरे पिताजी को ऐसे फोन, मैंने कहा आप मेरे पिताजी को फोन लगाओ, यही यही मेरा घर पास में ही है। तो फिर वो घर पे फोन लगाया, उन्होंने कहा हमारा एक टाबर है उसका नाम सन्नी है, कि वहां ये यहाँ आके चोरी कर रहा है। बाबूजी डर का, मेरा छोरा चोरी कर रहा है। वो आए स्कूटर लेके, वो बाद में उनको पता लगा कि वो मेरे पापा को जानते ही है, उस समय वो है ना इलेक्शन उसमें थे तो जानते हैं। ओ भैया उसके बाद वो लेकर गए। तो ऐसी मस्ती होनी चाहिए भैया, वो मस्ती करना रुकना नहीं चाहिए, समझो आप, मस्ती करना नहीं रुकना चाहिए। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मस्ती करना रुकनी नहीं चाहिए। अब मस्ती करना रुक गई तो काहे के तुम टाबर। कभी निम्बोलिया का पेड़ देखा, निम्बोलिया का पेड़ होता है, छोटी छोटी निम्बोलिया निकलती है, उसके ऊपर बैठ के निम्बोलिया फाइट खेलते थे। तुम्हारे टाबर आजकल पेन फाइट खेलते हैं, हम निम्बोलिया फाइट खेलते थे। निम्बोलिया को ऐसे जोर से दबाओगे तो गुठली तेज पड़ती है, उसकी लड़ाई करते थे। किसी के यहां मार रहे हैं, किसी के यहां मार रहे हैं, निम्बोलिया जेब में भर के ले आते थे, टपाटप लोगों को मारते थे। पेड़ के ऊपर निम्बोलिया के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते जिसपे गिलेरी बैठती है। तो ऐसी मस्तियां करो ना, किसने मना किया, लेकिन पढ़ाई एकदम फुल करो। जब अखबार में फोटो आया तो सामने लगा भाई साहब ये नजर नहीं आ रहा, ये वही है क्या, ये वही है जो पेड़ों पे चढ़ता है, घर में कूदता है, धमाके करता है, कि वहां ये वही है। लगता है शिक्षा बहुत आसान हो गई, ऐसा फील आना चाहिए। मस्ती फुल करो, कोई रोक टोक नहीं, पागल हो जाओ मस्ती करने में, एकदम खूब मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई भी करो, समझे। चलो अपन ये बिल्कुल नहीं बोलते भैया कि वो पढ़ाई करो सिर्फ, मैं तो खुद ऑफलाइन पढ़ाता था, बच्चों को खिलाने ले जाता था। चलो गार्डन में खेलेंगे, खेलते खेलते पढ़ाई करेंगे, खेलते खेलते पढ़ाई करेंगे, ये है फन। ऐसे नहीं किताब लेके बैठे एकदम गधा मजदूरी कर रहे हैं, किताब को पढ़े ही जा रहे, बस पढ़ ही रहे और कुछ कर ही नहीं रहे। ना, सब कुछ करना है जीवन में, पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है, स्किल्स पे भी काम करना है, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना है, लोगों की मदद करनी है, एक अच्छा इंसान बनना है, समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, खुद के घर में कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, ये बातें होनी चाहिए, समझे। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में कहीं मैटर नहीं करेगी, लेकिन पढ़नी है, आ जाओ। अब एलिमेंट्स के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार। अब एलिमेंट के प्रकार हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी गुणों के आधार पे तत्वों के प्रकार, यानी कि गुणों के आधार पे तत्वों के प्रकार, अलग अलग तरीके के तत्व होते हैं। मेटल अलग है, नॉन मेटल अलग है,
मेटलॉइड अलग है, नोबल गैसेस अलग है। मेटल्स कह रहे हैं कि हम तो भैया चमकेंगे, हमारे अंदर एक लश्कर है, हम कड़क के कठोर हैं, है ना, हमें तुम आसानी से काट नहीं सकते, आसानी से घिस नहीं सकते, हमारे अंदर से बिजली का फ्लो होता है, ये मेटल है। जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज ना हो वो नॉन मेटल है, जिनके अंदर इनके बीच की प्रॉपर्टीज वो मेटलॉइड है, और जो बिल्कुल ही अलग है, अनरिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे, किसी से मतलब ही नहीं, संसार से दूर है, नोबल गैसेस है। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से मेटल्स देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या मेटल, सब अभी सिर्फ नाम याद करो। तो मेटल्स यानी कि हमारे पास धातु, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, धातु, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना है, टेंशन अभी नहीं लेनी है। तो एलिमेंट्स के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, पहले हमारे पास है मेटल्स, जैसे कि लिथियम हमारे पास एक मेटल है, सिंबल याद नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है। गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, है ना, ऐसे कॉपर यानी कि तांबा, है ना, एल्यूमिनियम के फॉइल में तुम लोग लपेट के अपने स्कूल में रोटी लेके जाते हो। सब कॉमनली यूज्ड हमारे पास मेटल्स हैं। ऐसे ही हमारे पास आते हैं नॉन मेटल्स, यानी कि हमारे पास आते हैं अधातु, 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 है ना। अब देखो कौन कौन से हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। किसमें, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ये सारे के सारे आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे, सारे के सारे ठोस अवस्था में मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे आपको कैसे मिलते हैं, गैस स्टेट में, यानी कि गैसेज स्टेट में मिलते हैं ये सारे के सारे। फिर एक हमारे पास आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन, ये ओनली नॉन मेटल, ये इकलौता नॉन मेटल है जो हमारे पास, ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इकलौता नॉन मेटल जो कि हमको तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इनके नाम है जो आपको फेमिलियर होने चाहिए, आप धीरे धीरे और फेमिलियर हो जाओगे। फिर हमारे पास क्या आते हैं बेटा, फिर हमारे पास आते हैं उपधातु, यानी कि हमारे पास होते हैं सेमी मेटल्स, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। अब ये हमारे पास कौन कौन से हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे के सारे हमारे पास हो जाएंगे। इसको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सुनील भैया मेटलॉइड्स को याद करने की ट्रिक, एक सिंपल सी ट्रिक है। सुनील भैया आगे बैठ के पढ़ाई करते हैं, टीना आगे बैठ के पढ़ाई करती है, सुनील भैया और टीना एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। मैंने मान लीजिए पेपर बॉल बनाई, मैंने टीना के मारी, टीना ने पेपर बॉल बनाई, मेरे मारी। अब क्या हुआ, टीचर मुड़ा, टीचर ने कहा भग सुनील और टीना, क्या बोला, भग सुनील और टीना, क्या बोला, टीचर जी मुड़े और टीचर ने कहा भाग, भाग सुनील और टीना, भाग सुनील और टीना, क्या बोला टीचर ने, बोले भाग सुनील और टीना। ये हो गया बोरॉन, ये हो गया एंटीमोनी, ये हो गया आर्सेनिक, ये हो गया जर्मेनियम, ये हो गया सिलिकॉन और ये हो गया टेलुरियम। काम ही खत्म। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो, बोरॉन, एंटीमोनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन और टेलुरियम। मैंने क्या बोला, ये सारी चीजें बोली, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक और टेलुरियम। बोरॉन, एंटीमोनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन और टेलुरियम। समझ में आ रहा है। मेटलॉइड यानी कि उपधातु यानी कि सेमी मेटल्स, ये हमारे पास होंगे। भग सुनील और टीना, भग सुनील और टीना, क्या बात है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, उसके बाद हमारे पास आती हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस यानी कि उत्कृष्ट गैस। ध्यान से देखना बेटा, उत्कृष्ट गैस, क्या नाम है, उत्कृष्ट गैस, क्या नाम है बेटा, उत्कृष्ट गैस, है ना। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास, इसके लिए भी एक ट्रिक है, ट्रिक ओपी। ट्रिक क्या है, हीना, नीना, देखो नीना और करीना,
का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। बोलो बेटा एक्सरे रंगीन। क्या बोला? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। बोलो बेटा एक्सरे रंगीन। बोलो भाई, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। नाम याद होने चाहिए, सिंबल की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। बोलो बेटा एक्सरे रंगीन। नॉर्मल ट्रिक है याद करने के लिए। क्या बोला मैंने? नॉर्मल ट्रिक क्या है? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। काम खत्म। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, नोबल गैसेस हैं। ये सारे के सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब एक सवाल करो बेटा। सबसे पहले हमने क्या देखा? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट इज मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। ठीक, चलो। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? इनमें से कौन सा एलिमेंट हमारे पास मेटलॉइड होगा? लेट स्टार्ट दिस इन 3, 2, 1 स्टार्ट। छोड़ेंगे छोड़ेंगे थोड़ी देर में, है ना। 10 मिनट और ले लो, फिर लीव कर देंगे आपको, है ना। फिर आप जा सकते हो। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? इनमें से कौन सा एलिमेंट हमारे पास मेटलॉइड होगा? विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? इसमें से कौन सा एलिमेंट हमारे पास मेटलॉइड होगा? विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, दैट इज बेसिकली हमारे पास बोरॉन। ओम, ऋषि, आरव, दिवित, आदि, जादू, जगदीश, तेजस, गाजी एंड आर्यन। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज बेसिकली बोरॉन। बोरॉन इज बेसिकली द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन है, ठीक है ना। क्लियर है जी? क्लियर है। आप लोगों के लिए बबल बस्ट, क्योंकि आप लोगों ने 70% से करेक्ट आंसर दिया है, ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया था, इस वजह से यू ऑल डिजर्व दिस बबल बस्ट। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन है गाइस। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ 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 लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड अंडरस्टैंड दी कंपाउंड्स। ठीक है ना, अब कंपाउंड्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आप लोग आ गए कि आपने बोला कि सुनील भैया अब लाल ईंटों की दीवार नहीं बनानी है ना। तो अब फिर से मिस्त्री सुनील भैया आ जाएंगे और मिस्त्री सुनील भैया बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आदेश करें, हम दीवार बना देते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपने कहा सुनील भैया एक काम कीजिए, आप लाल और काले कलर की ईंटों की दीवार बना दीजिए। ठीक है, लाल और काले कलर की ईंटों की दीवार बना दीजिए। ठीक है ना, 1 रेड ब्रिक एंड 1 ब्लैक ब्रिक। अब देखो, आपने क्या बोला? आपने कहा सुनील भैया लाल और काले कलर की ईंटों की दीवार बनाओ। तो मैंने लाल और काले कलर की ईंटों को जोड़ के एक बहुत ही बेहतरीन सी दीवार बना दी। अब बेसिकली यहां पर लाल कलर की ईंटें या यहां पे काले कलर की ईंटें क्या रिप्रेजेंट करती है? एटम ऑफ वन टाइप। ये एक टाइप के एटम को रिप्रेजेंट करती है एंड दिस रिप्रेजेंट्स द एटम ऑफ अनदर टाइप। एटम ऑफ अनदर टाइप, एटम ऑफ अनदर। समझ में आया? अब यहां पर अगर हमारे पास एक लाल कलर की ईंट एटम ऑफ वन टाइप को रिप्रेजेंट करती है, तो काले कलर की ईंट एटम ऑफ अनदर टाइप को रिप्रेजेंट करती है। ये हम मान सकते हैं एलिमेंट 1 से है, एलिमेंट 1 का एटम है,
atom of one element and this is basically atom of another element. Atom of another element. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं. जैसे मान लीजिए मुझे लाल और काले कलर की ईंटों की दीवार बनानी है. काला ईंट रखी, लाल ईंट रखी, काली लाल, ऐसे करते 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 पूरी दीवार जोड़ दी. अभी पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो पूरी की पूरी वॉल है, ये जो पूरी की पूरी वॉल है, ये वॉल हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. दिस वॉल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस वॉल रिप्रेजेंट्स द कंपाउंड. ये वॉल रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड को. किसको रिप्रेजेंट करता है? कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है. सो जो पूरी दीवार यहां पर बनी है ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती है. दिस एंटायर वॉल रिप्रेजेंट्स द कंपाउंड. मैंने क्या बोला? लाल कलर की ईंटें, काले कलर की ईंटें, इनको जोड़ के हमने एक दीवार बनाई. ये पूरी की पूरी जो दीवार है ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती है. लाल कलर की एक ईंट एटम ऑफ वन टाइप को रिप्रेजेंट करती है. काले कलर की जो दूसरी ईंट है वो एटम ऑफ अनदर टाइप को रिप्रेजेंट करती है. ये एक एलिमेंट से आए हैं, ये दूसरे एलिमेंट से आए हुए एटम्स हैं. तो कंपाउंड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस which is made from different elements or different atoms. यानी कि ये भी हमारे पास एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना है. अब बेसिकली बच्चों के दिमाग में एक डाउट होता है कि जब यहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स है तो प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ? बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि प्योर का मतलब होता है एक ही प्रकार के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स. तो यहां पे आप कह रहे हो कि डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, तो फिर ये प्योर सब्सटेंस कैसे है? मैं आपको बताता हूं कि ये प्योर सब्सटेंस कैसे है. व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस. व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस. अरे भैया, जब आप बोल रहे हो कि ये डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है तो डिफरेंट वर्ड आ गया. तो यहां पे जब डिफरेंट वर्ड आ गया तो प्योर कैसे? प्योर का मतलब क्या होता है? एक ही प्रकार के एटम्स, एक ही प्रकार के आयंस, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स. तो फिर यहां पे तो एक नहीं है, यहां पे तो बेसिकली आपने लिखा डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट एटम्स लिख दिया. तो फिर ये बेसिकली प्योर सब्सटेंस क्यों है? यहां पे जो एटम्स हैं, एटम्स in a compound, atoms in a compound exist as ions or molecules. Ions or molecules. ठीक है ना? तो ऐसे भी होंगे कि there will be compound that will be made from same type of ions और same type of molecules. समझ में आ गया? तो यहां पे ये सेम टाइप ऑफ आयन से या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, इसीलिए हमारे पास ये प्योर सब्सटेंस की तरह ट्रीट होते हैं. अब आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या है इसको हम आगे जानेंगे. Atoms in a compound exist as ions or molecules. तो compounds that will be made from same types of ions or same type of molecules. ठीक है ना? Compounds will be the compounds are made from. Compounds are made from. ठीक है? तो कंपाउंड्स हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस क्यों है? क्योंकि या तो वो सेम टाइप ऑफ आयंस से मिलकर बने होंगे, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे. अभी आपको बेसिकली क्या लग रहा होगा, मैं आपको समझाता हूं. सुनील भैया यहां पे तो डिफरेंट तरीके के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं. हां, कंपाउंड तब बनता है जब डिफरेंट तरीके के एटम्स जो हमारे पास, जैसे कि ये एटम है एक एलिमेंट से आ रहे होंगे, ये एटम्स दूसरे एलिमेंट से आ रहे होंगे. तो कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है या डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है. तो जब यहां पे वर्ड डिफरेंट आ जाता है, जब बच्चा कहता है कि यहां पे एक वर्ड आ गया, डिफरेंट वर्ड आ गया, तो फिर ये प्योर सब्सटेंस कैसे है? प्योर सब्सटेंस का मतलब तो क्या होता है कि कोई भी चीज एक ही प्रकार के
सेम तरीके के एटम, सेम तरीके के आयन से, सेम तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। तो जब यहां डिफरेंट आ गया तो प्योर सब्सटेंस कैसे है? एटम्स जो इस कंपाउंड के अंदर होंगे ना, डिफरेंट एटम्स होंगे, वो डिफरेंट एटम्स या तो आयंस बन जाएंगे या तो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक सेम तरीके के आयंस या सेम तरीके के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इन अपकमिंग चैप्टर्स, इन डिटेल इन अपकमिंग चैप्टर्स। आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना, ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो एटम्स इन कंपाउंड एग्जिस्ट एज आयंस और मॉलिक्यूल्स, या तो सेम तरीके के आयंस से, सेम तरीके के मॉलिक्यूल से बने होंगे, इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें से आप कंपाउंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन दिस? 3 2 1 करते, छुट्टी भी करते हैं, टेंशन मत लो, छुट्टी भी करते हैं, टेंशन मत लो। पहले बेसिक बात समझो। कंपाउंड, जैसे मैंने लाल और काले कलर की ईंट की दीवार बनाई, डिफरेंट एटम से दीवार बनाई, कंपाउंड। सेम एटम से दीवार बनाई, एलिमेंट। ठीक है ना जी। अब वो डिफरेंट एटम्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? आयंस या मॉलिक्यूल्स की तरह, तो वो सेम तरीके के आयंस या सेम तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी कंपाउंड। एलिमेंट सेम तरीके के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है। आयंस और मॉलिक्यूल्स आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयंस या मॉलिक्यूल्स को जानने की अभी जरूरत नहीं है, उसको अपकमिंग चैप्टर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट और ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, इसमें से आपको कंपाउंड निकालना है, जल्दी से बता दो। ठीक है ना? तो अगर अभी आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन हमारे पास एक एलिमेंट हो जाएगा। क्लोरीन भी आपको मैंने एलिमेंट में बताया था, है ना? ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, या ये भी एलिमेंट हो जाएगा। एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, और ये जो तीनों एलिमेंट हमारे पास होंगे, तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा कंपाउंड। क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड। और ये कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किससे? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो कंपाउंड का मतलब होता है जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनाओ। ये कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है ना? चलो 76.66% बच्चों ने सही आंसर दिया। ओम, निखिल, समर, गाजी, अक्षत, जगदीश, सरियार्थ, शशिकांत, जादू एंड रेहांशु यादव। देखो बेटा, ये आपके पास एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन यहां पर है, यानी कि दो एलिमेंट्स यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा ना। अगर डिफरेंट एलिमेंट से कोई चीज बन रही है या डिफरेंट एटम से कोई चीज बन रही है तो उसे कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, चलो ऑलराइट। अब यहां तक लिख दो एक बार, आए भैया, समझ में आ गया तो छोटी सी बात में यहां पे लिख दो आए भैया। प्लीज राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। फटाफट से एक बार आए भैया का स्पैम कर देंगे जल्दी से इनटू द कमेंट सेक्शन। बस छोटा सा अब हम देख लेंगे टॉपिक यहां पर, मिक्सचर। अब मिक्सचर का इंट्रोडक्शन यहां लेंगे, फिर अगली क्लास से हम डिटेल में मिक्सचर्स को स्टार्ट करेंगे। मिक्सचर, या फिर इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना? चलो, इम्प्योर सब्सटेंस। क्या बात है। अब देखो बेटा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मिक्सचर यानी कि जो इंप्योर सब्सटेंस होता है वो कैसे बनता है? जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को अपन मिक्स कर देते हैं। जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को अपन मिक्स कर देते हैं और वो आपस में सिर्फ और सिर्फ मिक्स हुए, रिएक्ट नहीं करेंगे, आपस में सिर्फ और सिर्फ मिक्स हुए, साथ में बैठेंगे, तो ये जो मिक्सचर बनेगा, इसी को ही मिश्रण या फिर इंप्योर सब्सटेंस हम लोग कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज अ मिक्सचर? अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड when two or more than two pure substances are mixed together in any proportion by mass। यानी कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में अगर मिक्स कर देंगे तो एक मिक्सचर का निर्माण होगा। दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में अगर हम मिक्स कर देंगे तो एक मिक्सचर बनेगा।
अब सुनील भैया किसी प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास है, मान लीजिए ये भी हमारे पास एक ग्लास है, इसमें मान लीजिए मेरे पास 100 मिलीलीटर पानी है, इसमें मान लीजिए मेरे पास 100 मिलीलीटर पानी है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, ये क्या है, दोनों के अंदर मेरे पास वाटर है, ठीक है ना। अब वाटर हमारे पास क्या होता है, वाटर हमारे पास एक कंपाउंड होता है। वाटर कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है ना। वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसीलिए कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है। इसमें बेटा मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं बेसिकली 1 चम्मच चीनी डाल देता हूं और इसके अंदर मैं 2 चम्मच चीनी डाल देता हूं, शुगर। ये भी क्या है, शुगर। 1 चम्मच शुगर, इधर बेसिकली 2 चम्मच शुगर। शुगर मेरे पास क्या है, शुगर भी मेरे पास कंपाउंड है। अब ध्यान से सुनो, मैंने पानी का एक ग्लास लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली और मिक्स कर दिया। मैंने पानी का ग्लास लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली, मिक्स कर दिया। अब बेसिकली अगर मैं यहां पर देखूं तो मैंने क्या करा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर यहां पर भी था, यहां पर भी था, 100 मिलीलीटर मान लेता हूं, उसमें 1 चम्मच चीनी इसमें डाली, 2 चम्मच चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब ये भी हमारे पास एक क्या है, कंपाउंड है, ये भी हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, यानी कि दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं। इन दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मैंने आपस में मिक्स कर दिया और किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में मिक्स किया। यहां पे भैया 1 चम्मच चीनी डाली, यहां पे भैया 2 चम्मच चीनी डाली, दोनों के दोनों ही मिक्सचर बनेंगे। समझ रहे हो, यहां पे मैंने 100 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, यहां पर 100 मिलीलीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाली। अब अगर आप देखोगे तो पानी हमारे पास जो होता है कंपाउंड यानी प्योर सब्सटेंस होता है, और चीनी हमारे पास जो होती है वो भी एक प्योर सब्सटेंस यानी कि कंपाउंड होता है। तो यहां पे भी प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर बना और यहां पर भी प्योर सब्सटेंसेस का क्या हुआ, मिक्सचर बना, यानी कि दो प्योर सब्सटेंसेस को हमने आपस में मिक्स कर दिया है। तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में मिक्स करेंगे, भाई यहां पे 100 मिलीलीटर में 1 चीनी डाली, यहां पे 100 मिलीलीटर में 2 चीनी डाली, तो किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास ये मिक्सचर कहलाएगा। क्या ये प्योर सब्सटेंस है? हाँ। क्या ये प्योर सब्सटेंस है? हाँ। क्या हमने इनको मिक्स कर दिया किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में? हाँ। तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ऐसा भी हो सकता है भैया, ये तो कंपाउंड को आपने मिक्स किया, एलिमेंट भी मिक्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक चाइना डिश है और यहां पर मेरे पास एक मिक्सचर है, और वो किस चीज का मिक्सचर है उसको भी देखो आप, ये किस चीज का मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर हमारे पास है, ये हमारे पास है दो एलिमेंट का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स यानी पाउडर्ड आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि एलिमेंट मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है। समझ में आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स जो कि एक एलिमेंट है एंड सल्फर पाउडर जो कि एक एलिमेंट है, इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास है। तो यह आयरन फाइलिंग्स और सल्फर का एक हमारे पास मिक्सचर है, दो एलिमेंट्स का एक मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में दो चीजों को मिक्स करना और वो मिक्स होके बस साथ में बैठी हैं, इसे मिक्सचर कहेंगे। मैंने पिसे हुए लोहे के अंदर सल्फर का पीले कलर का पाउडर डाल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया ना, मिक्सचर बन गया। तो ये दो एलिमेंट्स का मिक्सचर हो गया, ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर हो गया, ऐसे एलिमेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर हो गया। तो जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस अगर आपस में मिक्स हो जाएंगे, बस साथ में बैठे हैं किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में, यानी कि यहां पर मैंने पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, यहां पे 2 चम्मच चीनी डाली, दोनों के दोनों ही मिक्सचर बनेंगे। यहां पर भी किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में मैं आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स कर सकता हूं, तो इसको मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर का याद रखना कभी भी कोई फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्यों फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता? क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन भी कभी फिक्स नहीं है। इसमें 1 चम्मच चीनी डाली, इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, बॉइलिंग पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, चलो डन। अब ये वाला पार्ट अपन अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं, लेकिन डीएचए में कुछ सवाल इससे रिलेटेड, ठीक है ना, डीएचए में कुछ सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप एक बार इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करना, वरना मैं डीएचए वाला जो पार्ट है एक बार रिमूव करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आप अगली क्लास में उस चीज को अच्छे से कर पाओ। एक दो सवाल होंगे डीएचए के, तो आप करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो
डन है। अब ये होमवर्क में करना, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं आप स्टडी करके आना, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है ना। इनका इंट्रोडक्शन पढ़ के आना बस, बाकी तो फिर मैं क्लास में स्टार्ट करूंगा। इनका एक इंट्रोडक्शन पढ़ के आना, बाकी तो फिर मैं क्लास में स्टार्ट करूंगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये दो चीजों के बारे में आप बेसिक स्टडी करके आना, बाकी तो फिर मैं क्लास में स्टार्ट करूंगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। डन है दोस्तों, अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो एक बार आई भैया लगा देंगे, सारे के सारे एक बार ए भी लगा देंगे, आई भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। समझ में आ गया तो एक बार आई भैया लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है, डन है। चलो दोस्तों, अब एक फटाफट से टेक्निक बता देता हूं, फेमेंट टेक्निक। अब बेसिकली फेमेंट टेक्निक हमारे पास क्या होती है, अगर आप किसी भी टॉपिक को सीखना चाहते हैं कि आपको वो आता है कि नहीं आता है, फटाफट से उस टॉपिक को पढ़िए, किसी भी दोस्त को वो टॉपिक पढ़ा दीजिए। जिस पर्टिकुलर पार्ट को आप नहीं पढ़ा पाएंगे, वो आपको खुद नहीं आता है, उस टॉपिक को जाके रिविजिट कर लेना। दैट इज कॉल्ड एज फेमेंट टेक्निक। रिचर्ड फेमेन बहुत बेहतरीन टीचर थे, बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते थे, उनकी टेक्निक है। आपको किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से सीखना है, किसी दोस्त को पढ़ा दो, पढ़ाने लगोगे, जो चीज नहीं पढ़ा पाओगे, आपको भी नहीं आती है, उस चीज को जाके रिविजिट कर लो, दैट्स इट। बाकी एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रिंसिपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको आज क्या सिखाया, मस्ती करनी है, खूब मस्ती करनी है, खूब फिजिकल स्पोर्ट्स में जाना है, पढ़ाई भी करनी है, किसी काम को छोटा नहीं मानना, सबका काम बराबर है, हर इंसान की इज्जत करनी है। एक और प्रिंसिपल लेकर जाओ, धैर्यम धारे, यानी कि पेशेंस इन एवरी सिचुएशन, इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, यू नीड टू हैव पेशेंस, धैर्य लेकर आओ अपने अंदर, जरूरी है, ठीक है। चलो याद रखना प्रिंसिपल, धैर्यम धारे, हर चीज में, हर सिचुएशन में, चाहे खुशी की सिचुएशन हो चाहे दुख की, पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो बाकी जैसा मैं कहता हूं, सुनील भैया साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।